माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज हम आपको केमिस्ट्री से संबंधित 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह 25 क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा बार बार रिपीट किया जाता है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो यह 25 क्वेश्चन ऐसा है जो कि लगभग हर एक वर्ष के परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग चाहे जैसे भी हो इस 25 क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे भी मिल सके और मैट्रिक परीक्षा में हम आपको बेहतरीन तरीके से हेल्प कर सके। और यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा लगभग हर एक वर्ष पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो बताइए पहला का सही जवाब कौन सा होगा? वैनिला, प्याज, शकरकंद या लौंग का तेल? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, शकरकंद। पहला का सी ऑप्शन सही होगा कि शकरकंद जो है वह गंधीय सूचक नहीं है। बाकी वैनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, यह सब एक गंधीय सूचक में आता है, लेकिन शकरकंद गंधीय सूचक नहीं होगा सही जवाब। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? यानी ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से किस चीज में पाया जाता है? संतरा में, टमाटर में, सिरका में या फिर इमली में? सही जवाब कौन सा होगा? तो प्यारे बच्चों, आपको यह जानकारी होगा कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह मुख्य रूप से टमाटर में पाया जाता है। तो यदि आपका जवाब बी नंबर ऑप्शन है तो बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर ऑप्शन यदि आप लोग बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। और हाँ, हम जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लास्ट में आप लोग यह भी बताइएगा कि आप लोग 25 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए हैं, क्योंकि यह 25 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यदि आप लोग सूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं या सोडियम बाई कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, क्योंकि किसी के आगे अगर H लग जाता है तो उसको बाई भी पढ़ा जाता है, या फिर अगर H है तो हम लोग हाइड्रोजन भी पढ़ सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ध्यान रखिएगा। अगर सोडियम बाई कार्बोनेट रहे तो भी आपका जवाब सही होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सोडियम बाई कार्बोनेट है तो गलत होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो सही होगा। NaHCO3 होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चौथा का बी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? आपके बोर्ड परीक्षा में यह 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ देगा अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। यदि आप लोग जवाब जानते हैं तो सही बताइएगा, अन्यथा गलत बता करके चले आइएगा, आपका नंबर कट जाएगा। बताइए अपघटन की अभिक्रिया कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, इसमें सी नंबर ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। सी नंबर ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यह है अपघटन की अभिक्रिया। अगर अपघटन ऑप्शन में ना रहे तो यहां पर आप लोग को हम यह भी बताए थे, संयोजन, वियोजन, अपचयन, उपचयन, अपघटन, जितने सारे भी प्रकार के अभिक्रिया के बारे में बताए हैं, सारे प्रकार के अभिक्रिया के बारे में ध्यान रखिएगा, आपसे जरूर पूछा जाता है। अगर संयोजन वियोजन रहे तो उसके बारे में भी बताए हैं कि अगर 2 से 1 हो जाए तो वह संयोजन होता है, 1 से 2 हो जाए तो वह वियोजन होता है, अगर ऑक्सीजन आकर के मिल रहा है तो वह क्या होता है? उपचयन होता है, जिसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। समझ गए ना? उसको हम लोग अपचयन बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उपचयन और अपचयन, जिसको ऑक्सीकरण और अपकरण भी बोलते हैं। अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोला जाता है, और दोनों को मिलाकर के रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। चलिए पांचवा का सी हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। CuO प्लस H2 से बन गया Cu प्लस H2O, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए अभी अभी हम आपको बताए हैं कि अगर किसी के साथ आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसका अपचयन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपकरण बोलते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा है तो इसका अपचयन हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन की जगह पर ऑक्सीजन आकर के जुड़ता तो उपचयन हो जाता, ऑक्सीकरण हो जाता, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए अपचयन होगा। 6 का बी नंबर ऑप्शन यदि आप बता रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पाइराइट से। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2, CuFeS2 कॉपर पाइराइट। बी ऑप्शन होगा सही जवाब। यदि आप लोग का जवाब भी बी नंबर ऑप्शन है तो बिल्कुल सही जवाब है 7वां का बी नंबर ऑप्शन। याद रहेगा ना?
चलिए अब उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आप देखेंगे कि लगभग हर एक बार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और हर एक बार आपको मॉडल सेट में भी देखने के लिए मिल जाएगा, गेस्ट क्वेश्चन में भी, बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी होता है उसमें भी यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और बोर्ड फाइनल परीक्षा में भी देखने के लिए मिलता है। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक सामान हम लोग सोल्डिंग करते हैं ना, तो वही वाला सोल्डर होता है। तो 8 का ए नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यह वाला क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका तो जवाब सब लोग जानते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। 9 का ए नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। उसके बाद 10वां है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। 10 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइड जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइड जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। आप लोग एल्युमिनियम के अयस्क के बारे में तो ध्यान रखेंगे ही, साथ ही साथ आप लोग लोहा के बारे में ध्यान रखिएगा, लोहा के बारे में ध्यान रखिएगा, पारा के बारे में भी अगर आपसे संभव हो तो ध्यान रखिएगा कि पारा का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो लोहा पारा हो गया, कम से कम यह 2 जरूर ध्यान रखिएगा, और एक एल्युमिनियम हो गया। तीनों अगर यह एल्युमिनियम, लोहा और पारा 3 याद रखते हैं तो क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर पूछे जाते हैं, आपका जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, इस पर हमारा एक स्पेशल वीडियो ही बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किस विधि के द्वारा? तो फेन पल्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। किस विधि के द्वारा? फेन पल्लवन विधि के द्वारा। फेन पल्लवन विधि क्या होता है, इस पर हम पूरे विस्तार से चर्चा केमिस्ट्री जब हम आपको पढ़ा रहे थे उस समय किए थे, तो यदि आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं तो जरूर देख लीजिएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं। देखिए धातुओं के गुण धर्म के बारे में हम आपको बताए थे कि आघात वर्ध्यता के बारे में बताए थे और तन्यता के बारे में। आघात वर्ध्यता में हम आपको बताए थे कि पीट करके चादर बनाया जा सकता है, जबकि तन्यता के बारे में बताए थे कि लंबा पतला तार खींचा जा सकता है। तो अगर आघात वर्ध्यता मतलब होता है कि पीट करके चादर बनाना और तन्यता मतलब होता है लंबा तार खींचा जाना, तो यहां पर कह रहा है कि पीट करके पतली चादर बनाया जा रहा है, तो यह हो जाएगा आघात वर्ध्यता। अगर होता कि लंबा तार खींचा जा रहा है तो यह तन्यता में चला जाता। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। साधारण गंधक S8 में, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन होगा सही जवाब। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन जानते हैं उनका बिल्कुल सही है, अगर कोई अलग ऑप्शन बता रहे हैं तो फिर आपका गलत है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, ए ऑप्शन होगा सही जवाब। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है, ए नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। और हाँ, जितने सारे भी क्वेश्चन है सबको याद करिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है। तो इसमें से चारों में से सबसे ज्यादा हैलोजन, देखिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील क्या होता है? फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, ब्रोमीन, लेकिन सबसे ज्यादा की बात किया जा रहा है ना, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन ही होता है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 15 का ए नंबर ऑप्शन यदि बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले अगर यह क्वेश्चन आता है तो आपको अमोनिया का अणुसूत्र याद रखना होगा, और आपको पता है कि अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3। तो N से हो गया 1, मतलब N का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 3 परमाणु, तो 1:3। 1:3 हमारा हो जाएगा सही जवाब, सी नंबर ऑप्शन। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस प्रकार के बेसिस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे ग्लूकोज के बारे में दे देता है कि C6H12O6 में कार्बन का कितना परमाणु है, हाइड्रोजन का कितना परमाणु, ऑक्सीजन का कितना परमाणु, या फिर चीनी के बारे में पूछ देगा C12H22O11, इसके बारे में पूछ देगा कि बताइए कि इसमें हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, कार्बन का कितना परमाणु है। तो इन सब चीजों को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछता है कि एक्वा आपको पता है ना, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनुपात HNO3, यानी कि एक्वा में जो मिश्रण होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है और नाइट्रिक अम्ल का होता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में। तो एक्वा में 3:1 होता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर आपसे सोडियम बाइकार्बोनेट पूछ दे
तो NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यही हो जाएगा, लेकिन सोडियम कार्बोनेट सिर्फ पूछा है तो Na2CO3 हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। ऐसे तो आपसे यह वाला भी पूछ सकता है, CnH2n सिर्फ इतना भी पूछ सकता है, CnH2n-2 यह भी पूछ सकता है, लेकिन यह दोनों का पूछने का चांस कम होता है इसके मुकाबले। तो CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? तो ध्यान रखिएगा एल्केन का होता है। बाकी एल्कीन का, एल्काइन का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वह दोनों में से भी कोई पूछ सकता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत है? यह क्वेश्चन भी बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। बोर्ड लेवल के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जवाब होगा 0.03%। सी ऑप्शन होगा सही जवाब। 20 का यदि सी नंबर ऑप्शन बताते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? चारों में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अधातु है। चलिए भाई सब अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी चमकीला कौन है? आपको हम आयोडीन के बारे में बताए थे। अधातु प्रायः चमकीला नहीं होता है, धातुएं प्रायः चमकीला होती है, लेकिन अधातु अपवाद में होता है आयोडीन। आयोडीन जो है वह अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो यहां पर 21 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 22, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः बिलियन का पीएच मान क्या होगा? सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि नीला से क्या हो रहा है जी? लाल हो रहा है। तो नीला से लाल जब भी होता है ना तो वह अम्ल होता है। अम्ल जो है वह नीला से लाल कर देता है और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। और आपको अब ऑप्शन में देखना है कि 7 से कम कौन वाला है? तो 7 से कम बस एक ही है, यह है डी नंबर, ठीक है। तो 22 का डी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जा सकती है? तो किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। ए नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। यदि आपका जवाब ए नंबर ऑप्शन है तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, तत्वों का जो गुणधर्म होता है वह परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, एटॉमिक नंबर का। तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन यदि आप लोग बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर ऑप्शन परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। और अब 25 और सबसे अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यह कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो इसका जवाब भी देना है, अविलेय लवण प्राप्त होता है। लघु उत्तरीय में भी पूछा जाता है विलेय क्या है, अविलेय क्या है। तो जो जल में ना घुले उसको अविलेय कहते हैं और जो जल में घुल जाए उसको विलेय कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलेय लवण प्राप्त होता है, यह देख लीजिएगा। तो टोटल 25 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। यह 25 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखे हैं उनको दिल से धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि यह 25 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर याद हो गया होगा, या फिर अगर याद नहीं हुआ है तो आप लोग जरूर रिवाइज करके याद कर लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एकदम एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर अपने ग्रुप में जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।